मैम, आपकी बेटी अमीषा अशोक जी ने इतने अच्छे नंबर अचीव किए हैं और एक सभी के लिए एक नई उम्मीद बन के उभरी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत ही अच्छा लगा और उसने जो भी किया है हम उसमें बहुत खुश हैं और आगे उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो अमीषा जी की पढ़ाई की ड्यूरिंग स्टडी आपने कैसे सपोर्ट किया एक माँ के रोल में? एक्चुअली मेरी बेटी ना बड़ी फूडी है, चटपटा बहुत खाना पसंद करती है। तो मैंने उन दिनों सीसीएल पे मैं छुट्टी पर बैठी थी, मैं इसको ये बोलती थी कि तुम्हें जो खाना है तुम बस बता दिया करो, मैं उसको बना दूंगी, तुम खाया करो और पढ़ा करो। तो ये दिन भर का हमारा कार्यक्रम होता था और इस तरीके से अपना 10th तक तो मैंने भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन अब 12th के बाद मैं नहीं इनको ज़्यादा सपोर्ट कर पाई। लेकिन आप फादर हैं और कहते हैं ना कि बेटियां पापा के ज़्यादा करीब होती हैं और बहुत प्यारी भी लाडली भी होती हैं, तो आपने अपनी बेटी के पहले ये बताया कि कैसा लग रहा है, फिर ये बताएं कि आपका क्या श्रेय था, कैसे सपोर्ट किया? मैं सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब की बड़ा कृतज्ञ हम लोग हैं कि उन्होंने हम लोगों को इस लायक बनाया और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। जिसमें मैं बेटी जब मेरी पैदा हुई थी तो मैं इतना खुश हुआ था, शायद कोई हुआ होगा ऐसा बाप। और मैं बेटी के करीब इतना हूँ कि उसके आंखों में अगर आंसू आते हैं तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं। तो मैं इसके साथ कभी भी इनको कोई चीज़ चाहिए उससे पहले इनको हम लोग देते हैं। और पढ़ने की जहाँ तक बात आती है, पढ़ने में मैंने हमेशा सपोर्ट किया है और अपने ज्ञान के अनुसार मैं इनको पढ़ने की कोशिश, पढ़ाने की भी कोशिश किया। ये फिजिक्स में थोड़ा सा डाउट फील करना शुरू की तो हम लोग दोनों पति पत्नी ने इनको देखा, मायूस बैठी हुई थी। फिर हमने इन दोनों ने काउंसिल की, फिर इन्होंने बताया कि पापा इसमें मुझे ऐसे ऐसे नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्योंकि तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हो, मैं हिंदी मीडियम पढ़ाऊँ, तुम उस क्वेश्चन का मुझे वो बताओ, मैं फिर बताता हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। तो इनको वो चीज़ें समझ में आने लगी। वो जब पूरा सॉल्व कर लिया तो मुझसे करी पापा मुझे बड़ा इजी अब तो लग रहा है। हमने कहा बेटा इसी चीज़ को प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आसान लगेगा। तो इन्होंने उस चीज़ को अपनाया और मैं इनके साथ, जैसे बोर्ड का पेपर होता था तो मम्मी इनके खाने पीने पर बहुत ध्यान देती थी और मैं इनके पढ़ने पर, जैसे कभी भी इनको कहीं दिक्कत हो रही है तो मैं इनके साथ बैठता था। और रात में ये तो 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ती थी। इनका पढ़ने का सिस्टम ये था, तो हम लोग उसमें सपोर्ट करते थे और इन्होंने मेहनत किया, इनके मेहनत का फल इनको मिला। और हम इसमें बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि कम से कम मेरी बेटी, मेरी समाज की बेटी, मेरे समाज को इन्होंने एक दिया कि मैं आरक्षण नहीं हमारा कुछ है, मैं पढ़ूँगा तो निश्चित है मैं उसमें सफलता हासिल करूँगा। आरक्षण तो एक बहाना बना हुआ है कि आरक्षण से ये लोग आते हैं, ऐसा कहीं मैं नहीं समझता और मैं आरक्षण को इसमें नहीं मायने रखता। मेरा एक वहाँ पे भागीदारी की बात आती है, आरक्षण और कुछ नहीं है। सर पहले ये बताइए आपने किस सन में 12th पास किया था और उस वक्त आपके क्या नंबर आए थे, और उस वक्त में और आज के वक्त में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? देखिए, मैंने हाई स्कूल 88 में पास किया था 65% मार्क्स के साथ, और मेरा मन था बाहर पढ़ने का। मैं अपने आप बलिया से, घर से अपने इलाहाबाद आया, अकेले मैं आया 10th पास करने के बाद। किसी लड़के में ये चीज़ें नहीं मिली होंगी। मैं अपने आप आया, राजकीय इंटर कॉलेज, जैसे ही स्टेशन रामबाग, इलाहाबाद का रामबाग स्टेशन है, वहाँ पे मुझे 2 ऐसे लोग मिल गए कि कहाँ आए हो बेटा? तो हमने कहा कि मैं यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए आया हूँ। तो एक कॉलेज वहीं पे बगल में था स्टेशन, कहा इसमें कभी मत पढ़ना। 1-2 कॉलेज यहाँ पे हैं, एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और एक कर्नलगंज इंटर कॉलेज, इन दोनों में तुम किसी में एडमिशन ले लो, अच्छा है। मैं कहीं नहीं गया, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ठीक स्टेशन से पास में ही था। मैं वहाँ गया, फॉर्म लिया, फॉर्म भर के मैं जमा करके चला आया। उसका रिज़ल्ट आया, मुझे पता चला, मैं फिर आया तो मुझसे कम मार्क, जनरल स्टूडेंट का मुझसे कम मार्क था, उसका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हुआ। फिर मैं प्रिंसिपल से शिकायत किया और मेरे बड़े भाई साहब थे, उनके साथ मैं आया। हमने उसमें संघर्ष किया कि मेरा 65 मार्क्स होने के वजह से भी मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ। तो उस प्रिंसिपल ने मेरी बात को सुनी और मेरा एडमिशन हुआ। दुर्भाग्य कि मैं अपना परसेंटेज को बचा नहीं पाया इंटर में। हम लोग क्योंकि अकेले होने के नाते गाइडेंस कुछ नहीं था, अपने आप हम जो कुछ कर सकते थे वो मैंने किया और मैं 53% मार्क्स से मैं 90 में पास किया था। और मेरा भी था कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे फादर का सपना था, मेरा भी था कि मैं डॉक्टर बनूं।
लेकिन कोइंसिडेंट कि मेरे साथ कुछ दुर्भावनाएं दुर्भाग्य रहा और मैं पटना पीएमटी में भी मैं 68 रैंक पे आया था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं नहीं जा पाया। अब उसकी कहानी बहुत लंबी है। लोग कहते हैं कि जितना जो भाग्य में है उससे भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। इस पे थोड़ा सा मैं बिलीव करने लगा। तो ये बस और कोई बात नहीं है। और अपनी मेहनत, खुद की मेहनत ज़रूर रंग लाती है। मैं ये बच्चों में देखना चाहता हूँ। देखने वाले पेरेंट्स आपको देख रहे होंगे, तो वो अपने बच्चों की काउंसलिंग किस तरह से करें, जो आने वाले समय में बच्चे जो इस बार 12th में 10th में जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए, सभी पेरेंट्स के लिए क्या संदेश? देखिए, माता पिता का रोल होता है बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट अगर उसको किस फील्ड में जाना है, उस फील्ड के लिए बारे में उनको बताएं कि ऐसे ऐसे करना है। निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि आज के बच्चे जो ब्रिलियंट हैं, टैलेंटेड हैं, हम लोग नहीं थे। आज के बच्चे किसी चीज़ को पकड़ने में बड़े माहिर हैं। क्योंकि कभी कभी मैं हजरतगंज जाता था तो मेरा बेटा एक क्वेश्चन करता था, ये किसका आवास है। डीएम आवास पड़ता है रास्ते में हजरतगंज जाने के बाद। मैं कहता था बेटा ये डीएम का आवास है। कहे बहुत बड़ा है। तो हमने कहा बेटा ऐसा नहीं है, ये डीएम मतलब एक ज़िले का मालिक, और उसको पढ़ने के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ही किसी भी साइड से आप ग्रेजुएट करिए, उसके बाद आपको आईएएस बनना है, या आपका फील्ड ये लगता है तो कर सकते हैं तो करिए। तो ये दोनों बच्चों में है, ऐसा नहीं है। मेरी बेटी के भी उसमें है। उन्होंने कहा कि पापा मैं डॉक्टर बनूंगी, उसके बाद मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपका ये एम है, आप जैसे करना चाहती हैं करिए। लेकिन मुझे प्राउड ये फील होता है, एक बार मैं मैडम के कॉलेज के टीचर रिटायर हुए थे, उनकी वाइफ आईएएस हैं। उन्होंने ही हमारे बच्चों से दोनों से क्वेश्चन किया। तो बेटी ने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मेरा बेटा आईएएस बनने के लिए उनसे कहा, उन्होंने शाबाशी दिया। तो मुझे प्राउड फील होता है कि मेरे बच्चे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये लोग उस अचीवमेंट को पूरा करेंगे। मेरा कोई प्रेशर नहीं है, ये अपने से जो कर सकते हैं करेंगे। और मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि बच्चों पे दबाव बना के कुछ कराने से आप कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। आजकल के बच्चे आप देख रहे हैं, आत्महत्याएं जो होती हैं शायद प्रेशर से भी हो रहा हो, लेकिन मैं बच्चों पे इस चीज़ का कभी भी मैंने नहीं कहा कि जो कमज़ोर होता है वही आत्महत्या करता है। इसलिए आप कभी भी प्रेशर से पढ़ाई न करें, और आत्महत्या वही करता है जो कमज़ोर होता है। संघर्षशील पर्सन कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस चीज़ पे भी जोर दूंगा कि माँ बाप कभी भी बच्चों पर प्रेशर ना बनाएं, पढ़ने लिखने के लिए इनकरेज करते रहें, और उनको क्या समस्या है उसका सॉल्व करें। मैम देखिए, जब पढ़ाई कोई करता है तो उसको मतलब एक माँ का, एक जो वैसे भी माँ बच्चों का अपना ख्याल रखती है, तो आपने ये कैसे सुनिश्चित किया कि जब आपके बच्चे पढ़ाई करें तो उनको सही माहौल मिले और सही खाना पीना मिले? और आपने, जबकि ये कोरोना महामारी का टाइम था, तो आपने क्या प्रिकॉशन ली और बच्चों को क्या समझाया? और आप अपने मतलब हमारे चैनल के ज़रिए जो भी माएँ ये वीडियो देख रही होंगी, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी। बिल्कुल। कि जब हम लोग छोटे थे और पढ़ते थे, तो मैं कभी नहीं कहती कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लेकिन मैं मीडियोकर थी। कि मुझे तो लगता था कि जिसके पीछे लग जाना है तो वो करना है, और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जिस चीज़ में मैंने अप्लाई किया हो मेरा सिलेक्शन ना हुआ हो, क्योंकि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करती थी। तो मेरी मदर जब थी तो वो उनको रहता था कि बीइंग ए गर्ल तुम थोड़ा खाना वाना बनाना भी सीख लो, और तभी ये तुम्हारे काम आएगा, और एक पर्टिकुलर समय के बाद तुम्हारी शादी भी होनी है। तो लेकिन मैं अपने पापा को इस चीज़ का बहुत क्रेडिट देती हूँ कि वो मम्मी को बहुत डांटते थे कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो तुम उनको उठा के पढ़ो, इन सब कामों में मत लगाया करो। तो मैंने वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा कि मुझे वो माहौल मिला, और ये एक्सपीरियंस मैं अपनी बेटी से बहुत शेयर करती हूँ कि बेटा कई बार ऐसा होता था और नाना गुस्सा होते थे। तो हमने इस चीज़ को बिल्कुल अपने घर में बिल्कुल भी कहीं भी ये नहीं होने दिया कि मेरी बेटी ही, हाँ, फोर्स नहीं किया कि खाना बनाना सीखो, बिल्कुल नहीं कभी। हाँ, कभी कभी अगर कोई अनफॉर्चुनेटली है कि तबीयत नहीं ठीक है, कुछ है, तो वो उठ के बोलती है कि मम्मी लाइए मैं आपकी हेल्प कर दूँ, तो वो एक दूसरा बात है। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि ये रूटीन है कि तुमको ये करना है या करना है, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं। अभी आप बताइए, आपको क्या क्या बनाना आता है, बताइए। मतलब जैसे मम्मी की तबीयत खराब हुई तो आपको क्या क्या बनाना आता है? मतलब मम्मी की आपने हेल्प कब और कैसे की? मतलब जब मैं थोड़ी छोटी थी तो मैंने सिर्फ रोटियां ही बनाई थी, और वो भी अच्छी नहीं बनती थी, तो मेरा भाई कहता था नक्शे बना के क्यों लाई हो यार तुम। बट धीरे धीरे अब अच्छी बनने लगी हैं। और मैंने जो मेनली डिशेस होती हैं वो मैंने लॉकडाउन में बनाना सीखा,
क्या क्या सीखा? मतलब मैं केक बना लेती हूँ, वैरायटी वैरायटी के केक बना लेती हैं? हाँ, Good, इवनिंग good. स्नैक्स बना लेती हूँ, बहुत सारे मतलब ये सब मैंने सीखा। मतलब अनियन रिंग्स हो गई, पोटैटो फिंगर्स हो गए, ब्रेड रोल्स हो गए और कई टाइप की पकौड़ियाँ हो गई, ये सब मैं बनाना सीख गई है फाइनली। तो हाँ। ठीक है। ये तो आरव, मैंने शौक में सीखा, मतलब कोई कंपल्शन नहीं था कि तुमको करना है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ हम ट्राई कर रहे हैं तो हम ट्राई कर रहे हैं, करो, अच्छा तुम कर रही हो तो तुम करती रहो। बिल्कुल। आरव, अब ये बताइए, आपकी दीदी का इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पे, दीदी ने इतने अच्छे, पहले तो क्वेश्चन ये है कि आपको कैसा लग रहा है? मतलब ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन करिए, इलैबोरेट करिए। कि ये मुझे प्राउड हो रहा है कि मेरी दीदी ने इतना आपकी मार्क्स लाई, और इससे मेरे को भी एक इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि मुझे भी आगे एक ऐसा करना चाहिए, एक स्टेज। और बस यही। आपने ये बताइए, दीदी को परेशान तो आप करते होंगे, ठीक है? हाँ। तो दीदी ने बताया कि आप वैसे तो परेशान करते थे, बट जब एग्जाम्स होता था तो आप दीदी को नहीं परेशान करते थे, उनको पढ़ने देते थे। तो हमको थोड़ा ये बताइए, दीदी को आपने परेशान कैसे किया? अरे यही कि मतलब झगड़ने लगते थे हम लोग एक दूसरे, मारा किस बात पे? मतलब वो कुछ भी किसी भी बात में हम लोग झगड़ने लगते थे, मतलब कि मारा पीटी होने लगती थी। मम्मी पापा रोकने आते थे तो भाई अब वही कि क्या कहते हैं सब, वो मतलब कि डांट तो पड़ती है सब। मैं वही हम लोग झगड़ते थे, मैं एक बात पे हो गए तो अब वो हम करेंगे नहीं तो हम करेंगे, ये यही सब मैटर होते थे। चलिए वेरी गुड। तो पहली बात तो मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आपकी दीदी ने इतना अच्छे परसेंटेज अचीव की है, और मैं भी आपको भी जैसा कि आपने बताया कि इंस्पिरेशन है दीदी आपकी खुद ही, तो मैं भी आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए। तो आपने अभी, आप चूँकि क्लास 9th में है, तो आपने सोचा है कि आगे किस टीम में जाना है और आगे क्या करना है? हाँ, 11th में मैंने सोचा है कि 10th पास करने के बाद मैं 11th में आर्ट्स लूँ और आगे मैं IAS की तैयारी करूँ। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, ये थी हमारे साथ अमरीशा की पूरी फैमिली, और हम सबको अमरीशा जैसे लोगों पे गर्व है जिन्होंने मतलब जैसा कि सर ने बताया कि बाबा साहब की वजह से ये लोग आगे आए हैं, और सावित्रीबाई फुले और अन्य महापुरुषों की वजह से ये लोग आगे आए हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हम सबको इनसे इंस्पिरेशन लेके, और अपनी ज़िंदगी में हम कहीं भी हों, ज़रूरी नहीं है कि जो कोई स्कूल में हो या जो कोई मतलब कॉलेज में हो, हम कहीं भी हो, हमसे इनसे प्रेरणा लेके हमको भी अपना जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। सो मैं था हर्षवर्धन, वॉक्सी टॉक्सी की तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्यक टीवी 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब